खालिस्तानी प्रयोग करना और जो लक्ष्मण की रेखा आप लोगों ने खींच दी है, ये जो नहीं का शब्द का प्रयोग किया है भगवे रंग पर। मोदी जी जब एक दिन छुट्टी लेंगे तब आप बताएंगे, तब आप भारत बंद के लिए आप भी उतरेंगे, ये कोई बात तो हुई नहीं। आप तो लकीर खींच रहे हैं किसानों और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। जो खालिस्तानी के ऊपर की जो बात हो गई उसका भारतीय जनता पार्टी कभी समर्थन नहीं करती है। कि आप देखोगे ये आंदोलन का जो दायरा है वो पंजाब और हरियाणा का कुछ पार्ट है। ये बेसिकली पंजाब और हरियाणा का जो पंजाब से सटा हुआ पार्ट है वहाँ तक ही सीमित, वहाँ तक नहीं वो आंदोलन वो भाजपा को घुमा फिरा के बात करनी बहुत आती है। 2014 में अन्ना हजारे का आंदोलन का ऐसा ही फायदा उठा के वो सत्ता पे आए कि इन्होंने जो उसका इंतज़ाम किया है उतना अगर इंतज़ाम वो बॉर्डर पे करते तो पाकिस्तान और चाइना हिंदुस्तान में नहीं घुसती। अभी ये किसानों के बारे में बिल लेके आए हैं और अभी किसानों को बोलता है आपको पता नहीं इसके फायदे क्या है। अरे ये बीजेपी वाले है क्या? अन्नदाता अपना किसान दिल्ली पे सड़कों पे बैठा है, वो दिल्ली में ना आए इसके लिए हरियाणा सरकार ने रास्ते तक खोद डाले। लेकिन ये जवानों के भी खिलाफ है और किसानों के भी खिलाफ है। जो चीज़ बॉर्डर पे करनी चाहिए वो किसानों के लिए दिल्ली में कर रहे हैं। एक ऐसा सरकार चला रहे हैं जिसमें जज भी वही हैं, जल्लाद भी वही हैं। हम फूटेगा। और भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात सुनिए, आप इसका रिसर्च करिए। भारतीय जनता पार्टी के 70% नेता ऐसे हैं जो किसान नहीं रहे हैं, की पूजा नहीं की है, जिसको मालूम ही नहीं है कि ये दाल है, दाल किस तरीके से लगाया जाता है, मूली किस तरीके से लगाया जाता है। त्याची मी तर सहमत बिलकुल नाही आहे। म्हणजे हा एकंदरीत घाट काय आहे, गरिबांना चिरडून टाकायचं आणि कॉर्पोरेट्सना आणि अब्जोपती बनवायचं। देश में चल रहा है ये मुझे लगता है पूरी तरह से राजनीति चल रही है। ये जो किसान आए हैं हरियाणा और पंजाब के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान आए हैं, लेकिन इसका राजकारण हो रहा है, राजनीति हो रही है। हाल ये है कि क्या विपक्ष अगर किसानों की आवाज़ बनता है तो राजनीतिकरण हो जाता है? ये तो बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। हम आवाज़ उठाएंगे तो हम राजनीतिकरण कर रहे हैं, और आप अगर विपक्ष पे आरोप लगाते हैं तो आप राष्ट्रीय हित की बात कर रहे हैं, आप किसान हित की बात कर रहे हैं। शिवसेना के श्रीज दादा ने बताया, साथ में बैठे हैं आप। हाँ मेरे साथ में बैठे, लेकिन वहाँ जाके और इतने बिगड़े रहेंगे मेरे को पता नहीं था। ये और ये लोग कांग्रेस किसानों का कर्ज माफी करें, यही चलता रहे और किसान वहीं का वहीं मौजूद। सुनो ना, अभी 2-3 लोगों की और बात है। कांग्रेस वालों को तो खुद को पता नहीं है कि उन्होंने बोला था। रही बात बहुजन विकास आघाड़ी, अपनी बात करो ना। रही हिंदी से लेके कश्मीर से लेके पाकिस्तान से लेके चाइना सब जगह जाके आए। क्या दिया कि आप हमेशा सपने दिखाते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बाद में फूट जाता है सब कुछ। उन्होंने ये बोला सर, ये नहीं, अरे जो सुनो सुनो पूरे देश में किसान का वगैरह तो बहुजन विकास आघाड़ी वाले सब किसान है। मैंने खुद देखा है ना, क्षितिज ठाकुर हल धोते हुए का भारतीय जनता पार्टी की जल्लाद है। देखो वो उनकी भाषा है। उसके बाद उन्होंने CA/NRC को आज भी तक क्यों लागू नहीं किया? अगर इनके दम है तो क्यों नहीं लागू कर सके? लोग सत्ता में है, अभी तो कांग्रेस का नाम मुंह से निकाल ही नहीं, जा ही नहीं रहा है। कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया। अरे देश 6 साल से लोगों ने आपको अच्छे दिन लाएंगे करके आपके हाथ में दिया है, तो देश का भला सोचो ना। देवेंद्र जी फडणवीस से मिले थे, मैंने उनके जितना झूठा आदमी आज तक पूरे इंडिया में नहीं देखा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं सामने बैठा था, ये मुस्लिम लोग आए, उस टाइम पे पोट निवडणूक था, मुस्लिम लोग आए, आया पहले से उनके कान में कुछ बोला उनके पीए ने, हाँ इनका कब्रस्तान झाला, साम दाम दंड भेद का भी शब्द वापरा था उन्होंने। 29 गांव उन्होंने बोला था 30 दिन में वगड़ेंगे। आप हमारे बहुजन विकास आघाड़ी पर टिकले फोड़ते हो। मुख्यमंत्री ने वादा किया और तोड़ा है। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, तुंगारेश्वर में गए, तुंगारेश्वर में गए, सदानंद महाराज का पैर छुए, सदानंद महाराज का पैर छुए, बात निकली वहाँ का रोड की, तो बोले ना रोड बनून जाणार। तो पीछे से एक आदमी बोला कि भाई ये फॉरेस्ट की जगह ना, ते बघून घेतो, न रोड बना, न 29 गांव वगड़े और न ही उनका कब्रिस्तान बना। ये आपके देवेंद्र फडणवीस जी का वादा था। आपको बहुत बड़ा झूठा बोल रहा है। झूठा बोल दिया नहीं, झूठा है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ, और आज हाजिर हूँ उन सभी लोगों के साथ में जो अपने आप को एक दल का प्रतिनिधित्व किसी न किसी दल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वो सभी लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, खासकर वे लोग जो सत्ता में हैं और जो गैर सत्ता में हैं। जो सत्ता में नहीं हैं वो भी हमारे साथ हैं, विपक्ष के लोग भी, और वो भी जो सत्ता में हैं। खासकर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मैं जो क्षेत्रीय सत्ता है यहाँ पर वसई विरार में बहुजन विकास आघाड़ी की, उसके भी लोग हैं हमारे साथ, कांग्रेस के भी हैं, शिवसेना के भी हैं, भाजपा के भी हैं, और खासकर एक पत्रकार ऐसे हो जो समाजसेवी भी हैं और पत्रकार भी हैं। हम सबसे परिचित कराएंगे, लेकिन विषय जान लीजिए कि आज हम लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर तमाम ऐसे जॉइंट करने वाले दिल्ली को, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे राजस्थान से होता हुआ उत्तर प्रदेश से हो, जो जा रहा है दिल्ली के तरफ, वहाँ पहुँच रहे किसानों का आंदोलन इस पूरे देश में आज प्रचंड हो चुका है। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि जो विधेयक पारित किया गया है उसे वापस लिया जाए। इस मांग पर तमाम अलग अलग दल के लोगों ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की समर्थित पार्टियों ने, उन्हें खालिस्तानी, गुंडे, तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग भी किया। लेकिन वो विधेयक जो वापस लेने की मांग कर रहे हैं जो किसान, उनका क्या यह दोष है कि वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं वापस लिया है? तो इसमें ये दोष कहाँ है उनका? लगातार सवाल खड़े कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। हालांकि कई सारी चर्चाएं, कई बार मीटिंग हो चुकी हैं केंद्र के कृषि मंत्री से, लेकिन उसका निष्कर्ष अभी नहीं निकल पाया। भारत बंद था, कई लोगों ने समर्थन किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक लकीर खींच दी। स्क्रीन पे आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी, इसमें एक नहीं शब्द नजर आ रहा होगा। इस नहीं शब्द को देखिए, ये भगवे रंग पर लिखा हुआ है। क्या भगवे रंग का प्रयोग यहाँ भी जरूरी था? नहीं शब्द पे भी क्या भगवा रंग प्रयोग करना जरूरी था? उन्होंने लिखा, कई भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने यह भी लिखा कि जब मोदी जी एक दिन की छुट्टी लेंगे तब हम भारत बंद करेंगे। इस तरह के जो तर्क दिए गए वो तथ्यात्मक हैं क्या? क्या किसानों के समर्थन में ऐसे ही तर्क देने वाले हैं? एक गंभीर सवाल, और इस सारे सवालों का जवाब हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लेंगे। यहाँ पर उपस्थित हैं वे, हम उनका परिचय भी कराएंगे। एक सवाल और गंभीर, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एक तरफ और एक तरफ है किसान। जो लकीर खींच दी गई, ये जो लक्ष्मण रेखा खींच दी गई, ये जो बॉर्डर बना दिया गया, किसान एक तरफ और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, ये लकीर क्यों खींची गई? क्या ये लकीर किसानों के साथ खींचना वाजिब था? ये सारे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ और कहीं ना कहीं इस वसई तालुका की राजनीति को समझने वाले शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख शिरीष चौहान जी हमारे साथ उपस्थित हैं। शिवसेना के, जय महाराष्ट्र, शिवसेना की तरफ से अपनी बात रखेंगे। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि उनकी गंभीरता, उनकी शालीनता, उनका मनन, उनका मंथन पार्टी के प्रति भी और पार्टी के द्वारा या पार्टी के तरफ से बताए गए निर्देशों का पालन और उसमें उठाए गए विषय बड़ी गंभीरता से उठाते हैं। ऐसे मनोज पाटिल जी हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के एक ऐसा गद्दावर व्यक्ति जो क्षेत्रीय राजनीति में, कांग्रेसी राजनीति में बहुत तालमेल बिठा कर रखता है। इस व्यक्ति की छवि बेबाक बोलने पर, बेधड़क बोलने पर रही है। सत्ता के विरुद्ध में आवाज़ उठाना और लगातार कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करना, खासकर क्षेत्र में, बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। समीर वर्तक जी उपस्थित है हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। बहुजन विकास आघाड़ी एक ऐसा दल जो इस समय वसई विरार के क्षेत्र में अपनी सत्ता लगातार 30 वर्षों से कायम रखा है, उसके तरफ से अपना प्रतिनिधि, उसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर विनय तिवारी जी उपस्थित हैं। कुछ ही देर में पूर्व सभापति नगर सेवक अतुल सालुंके भी उपस्थित होंगे, ऐसा उन्होंने हमें लगातार बताते रहे। उनका कोई एक्सीडेंट हो गया है, इस बीच में वहाँ पर हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो यहाँ पर उपस्थित होंगे। जब वो आएंगे तो कार्यक्रम लेकिन चलता रहेगा। इस बीच हमारे तब तक के लिए बहुजन विकास आघाड़ी से लगातार विनय तिवारी ने इससे पहले भी बातें उठाई हैं और प्रचंडता से उठाई हैं, बेबाकी से उठाई हैं। उनका कहना है कि मैं पूरी तैयारी में हूँ, जो भी सवाल उठेगा बेबाकी से उत्तर दूंगा। एक ऐसा व्यक्ति हमारे साथ उपस्थित है जो बुजुर्ग है और आम आदमी पार्टी से है, जिसकी दिल्ली में सरकार है, और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जितना आवाज़ उठाती रही है, अब वसई तालुके में भी इसका कामकाज देखने को मिल रहा है। ऐसे बलवंत कुलकर्णी जी उपस्थित हैं, नाला सुबारा विधानसभा संगठक
आम आदमी पार्टी से, और एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह व्यक्ति पत्रकारिता क्षेत्र में और उसमें समाज सेवी का घोल मिलाकर जो लोगों के बीच में परोसता है, वो एक अलग ही छवि नज़र आती है इस व्यक्ति की। मैं इस व्यक्ति को पत्रकारिता में भी और समाज सेवी में भी मानता हूं कि इस कम उम्र में जिस तरह से भाषा का प्रयोग करना, खासकर मराठी भाषा का प्रयोग करके लोगों के सामने परोसना, ऐसे मयूरेश वाघ यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ इस पूरे डिबेट में। अब मैं शुरू करता हूँ उस डिबेट को जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा सत्ताधारी खासकर केंद्र की पार्टी से होगा, केंद्र की पार्टी से होगा, क्योंकि लगातार सवाल वहीं से उठे हैं, वहाँ से उत्तर आएगा तो उसके बाद अलग अलग सवाल और अलग अलग उत्तर आएंगे। हालांकि ये बात रही है कि सत्ता के पास से सवाल आखिरी में किया ठीक रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि पहले इनसे ही सवाल, क्योंकि लगातार बहुत सवाल उठे। क्या लगता है मनोज जी, खालिस्तानी शब्द प्रयोग करना ये किसान नहीं है? मैं विषय पर आ सकता हूं कि विधायक कौन सा है, किस प्रकार का है, विधायक में क्या प्रॉब्लम है, विधायक किस तरह से आपका अच्छा है, लेकिन ये सब तो चलेगी चर्चा। लेकिन क्या खालिस्तानी प्रयोग करना और जो लक्ष्मण की रेखा आप लोगों ने खींच दी है, ये जो नहीं का शब्द का प्रयोग किया है भगवे रंग पर, उसमें भी भगवा रंग डाल दिया, ऊपर सफ़ेद है, बीच में नहीं पर भगवा है, और मोदी जी जब एक दिन छुट्टी लेंगे तब आप बताएंगे, तब आप भारत बंद के लिए आप भी उतरेंगे। ये कोई बात तो हुई नहीं, आप तो लकीर खींच रहे हैं किसानों और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। पहली बात, इस विषय पे जो आपने डिबेट रखा उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी जो आपने बात उठाई किसानों और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक की लकीर की, मैं किसान का लड़का हूँ, मेरे घर में आज भी खेती होती है। समीर वर्तक और शिरीष दादा को सबको पता है, मैं किसान का लड़का हूँ। मैं आज भी, भले मैं आज किसान खेती में नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरा बड़ा भाई आज भी खेती करता है। पहली बात है। दूसरी बात है, जो खालिस्तानी के ऊपर की जो बात हो गई उसका भारतीय जनता पार्टी कभी समर्थन नहीं करती है। अगर सोशल मीडिया में कोई अगर अकाउंट पे कोई अगर आरोप करता है या कुछ बातें करता है, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। वो खुद को अगर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बोल के अगर कुछ ऐसी बातें करता है तो उसका भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती है। पहली बात, किसान बैठे हो खालिस्तानी? बिल्कुल नहीं, किसान किसान होता है। मैं भी किसान का लड़का हूँ, तो हम लोग भी किसान ही है। विषय ये है कि आप देखोगे ये आंदोलन का जो दायरा है वो पंजाब और हरियाणा का कुछ पार्ट है, वहाँ ये आंदोलन की प्रखरता बहुत ज़्यादा है। आप शेष भारत में देखोगे, महाराष्ट्र में देखोगे तो ये आंदोलन का उतना असर नहीं है। अभी पंजाब और हरियाणा का जो कुछ पार्ट है, हरियाणा का पूरा पार्ट नहीं है, पूरा हरियाणा नहीं है, पंजाब का, उसके बारे में मैं बोल देता हूँ। अकाली दल की जो नेता हमारे मंत्रिमंडल में थी, जो स्टैंडिंग कमेटी में जो डिस्कशन हो गया उसमें भी कई चीज़ें उन्होंने उठाई कि एपीएमसी एक्ट हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पंजाब में पहले से चालू है। एपीएमसी एक्ट का जो विषय है उसके ऊपर बहस हो गई। एपीएमसी की जो मोनोपोली है उसको हटाना चाहिए, ये बात पूरी देश के सभी नेता करते हैं। तो आज जाके आप अभी एक बताओ कि 3 विधेयक सरकार ने पारित किए हैं। एक एपीएमसी की जो मोनोपोली है, एपीएमसी जो मंडी है, मंडी की मोनोपोली जो ख़त्म करने की, मीन्स मंडी रहेगी लेकिन उसकी मोनोपोली नहीं रहेगी। खेती अगर किसान है बाहर अगर उसको बेचना है तो बाहर बेच सकता है। तो एपीएमसी का जो मोनोपोली था उसको ख़त्म करने का एपीएमसी एक्ट जो महाराष्ट्र में ऑलरेडी फल और अनाज के फल और अपना भाजी है उसके बारे में लागू है। दूसरा एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट जो है वो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र का कांग्रेस का सरकार था तब का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है। ये तो पहले से एक्ट है, ये सिर्फ लोकसभा में अभी पारित हो गया। तीसरा जो एक्ट है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के, अभी देखो प्याज या फिर दाल जो रहती है वो अगर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में पहले थी, अभी प्याज का अगर दाम बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि किसान को ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन लोगों के दबाव में एक तो उसका एक्सपोर्ट बंद होता है या फिर इंपोर्ट चालू हो जाता है और फिर प्याज का हो, दाल का हो, जो भाव है वो गिराया जाता है, उससे किसान को नुकसान होता है।
तो ये जो आज देखो महाराष्ट्र के किसान को कहीं भी जाके आप किसान, सिर्फ पंजाब में कुछ गलत, और उसमें भी जो राजनीति है अकाली दल और कांग्रेस की जो राजनीति है उसकी वजह से ये आप पंजाब कह का रहे हैं कि कांग्रेस इसमें समर्थन कर रही है, क्या आपको क्या लगा? अकाली दल और कांग्रेस जो बता रहे हैं, क्या मतलब वहाँ पर किसान जो भेजे जा रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ भेजे जा रहे हैं, अकाली दल की तरफ भेजा जा रहा है? आपको वही बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं बोल रहा हूँ। किसान को बहकाया जा रहा है, किसान को ये बोला जा रहा है कि आपकी खेती निकाल लेंगे, आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी, अभी सरकार ने ये विधेयक में बोला है कि एमएसपी तो आपको देनी ही है, लेकिन अभी आप एमएसपी की बात कर रहे हो। एमएसपी सरकार जो खरीदी करती है, देश के किसान का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? तो सरकार है। जो वो कपास का खरीदी हो, धान का खरीदी हो, गेहूं का खरीदी हो, सबसे ज़्यादा जो खरीदी है वो आज सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है। तो उसमें तो एमएसपी कंटिन्यू रहेगा, और बाकी अगर आपको मंडी के बाहर अगर बेचना है तो उसको एमएसपी से ज़्यादा भी आप बेच सकते हो। आपको एमएसपी चाहिए तो सरकार को, जो सरकार की जो खरीद है उसमें तो आप बेच ही सकते हो। खींच रहे हैं आप लकीर, आप जो बोल रहे हैं इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। खेत आज किसान कहाँ लकीर? क्या जरूरत है आपको सोशल मीडिया पे चलाने की कि आप मोदी के समर्थक हैं तो आप जाइए ना, आप ये भारत बंद मत करिए, मोदी जी एक दिन जब छुट्टी लेंगे तो भारत बंद किया जाएगा, इस तरह की भाषा का प्रयोग सार्वजनिक तौर पे क्यों किया जा रहा है? आपको वापस वही बोल रहा हूँ, ये किसान का जो आंदोलन है ये बेसिकली पंजाब और हरियाणा का जो पंजाब से सटा हुआ पार्ट है वहाँ तक ही सीमित, वहाँ तक नहीं, वो आंदोलन सरकार बातचीत कर रही है, सरकार 6 बार बातचीत कर रही है, अभी भी सरकार बातचीत कैसे अलग होता है, बातचीत शुरू है, सरकार आज भी उनसे बातचीत कर रही है। समर्थन नहीं करते। भारत बंद किसने किया है? किसानों ने नहीं किया है। भारत बंद ये जो मोदी जी के वजह से जो बेकार हो गए ना, उन्होंने भारत बंद किया है। किसान कह रहे हैं। मैं अगला अब मैं सवाल करूंगा श्री जी से। श्री जी, क्या लगता है आपको ये जो लकीर खींची गई और जो उन्होंने उत्तर दिया, क्या ये सही था? क्या आपको लगता है इसमें? अभी भाजपा के मेरे मित्र मनोज पाटिल ने जो कहा है वो भाजपा को घुमा फिरा के बात करनी बहुत आती है। 2014 में अन्ना हजारे का आंदोलन का ऐसा ही फ़ायदा उठा के वो सत्ता पे आए, और उस टाइम जो उन्होंने वादा किया था कि देश को 20वीं सदी में हम लोग महागुरु बनाएंगे, देश में वर्ल्ड का जीडीपी सबसे हमारा ज़्यादा रहेगा, ये सब बात करके वो 15 लाख रुपए लोगों के जेब में आएंगे, हम लोग देश की तरक्की करेंगे, 4 करोड़ लोगों को ये सब बातें सुन के अभी किसका विश्वास तो नहीं रहा बीजेपी के ऊपर। इसलिए जो खेडूत लोग है, जिसमें पहले पंजाब हरियाणा वहाँ खेती ज़्यादा तादाद में होती है, ज़्यादा दिल्ली तक नहीं पहुँचने चाहिए करके इन्होंने जो उसका इंतज़ाम किया है, उतना अगर इंतज़ाम वो बॉर्डर पे करते तो पाकिस्तान और चाइना हिंदुस्तान में नहीं घुसती थी। ये लोग खाली बातें बहुत करते हैं लेकिन देश का विकास के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसलिए आज ये परिस्थिति आ गई। अभी किसान, आपने समर्थन किया है भारत बंद का, हमने समर्थन किया और वो भी शांति से किया क्योंकि कांग्रेस ने कहा है इसलिए किया समर्थन। हमारा कांग्रेस का उसके लिए नहीं है, हम खेडूत के साथ है। महाराष्ट्र के किसान भी आज महाराष्ट्र के सभी जिला में बंद यशस्वी हुआ है और सब लोग ने बिना कुछ कार्यकर्ता घूमे हुए भी लोगों ने अपने आप बंद किया था। ऐसा सभी महाराष्ट्र एपीएमसी का शरद पवार ने इससे पहले एक पत्र जारी करके, जब वो कृषि मंत्री थे, उन्होंने उसका समर्थन किया है। तो आप क्या मानते हैं, पहले वो शरद पवार ही समर्थन कर रहे थे, आज वो विरोध कर रहे हैं और वो आपके साथ महाविकास आघाड़ी में आपके साथ सरकार बनाए हुए हैं, तो इसलिए वो विरोध उनका आज जो विरोध हो रहा है कि इनके नियत में खोट है, इसलिए विरोध हो रहा है। क्योंकि एपीएमसी को जो कानूनी दायरों में रखना चाहिए वो ये लोग मानने को तैयार नहीं, इसलिए किसानों ने बोल दिया है कि तुम्हारा तीनों कानून पहले वापस ले लो, फिर खेडूत किसानों के साथ बात करो। और किसान लोग जो खुद खेती करता है उसको अनुभव है कि मंडी में क्या होता है, कितना नुकसान होता है। एक फॉरेन एक्सपोर्ट कर, इसमें जो केंद्र सरकार की मर्जी रहती है, जैसा प्याज का बारे में, प्याज जब ज़्यादा उगता है तो बराबर केंद्र सरकार अगर भाव बढ़ गया तो मतदाता अपने खिलाफ जाएंगे, इसलिए प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं, बेचारा खेडूत मर जाता है, प्याज की कीमत उतर जाती है।
फिर प्याज अभी भी तब प्याज 20 रुपए किलो हो गया है। आपको क्या अगर लगता उनका मांग ये था खेडूत का स्वामीनाथन आयोग लगाने का, इन्होंने बात किया था मोदी जी ने कि स्वामीनाथन आयोग का जो सिफारिश था उसमें ऐसा था कि जो किसानों को कम ये पैदाश करने के लिए जो खेती करने के लिए जितना खर्चा आता है उससे डबल फ़ायदा उनको मिलना चाहिए। उस तरह से हम लोग कानून में प्रावधान करेंगे, लेकिन वैसा कुछ किया नहीं। खाली कानून पर मंडियां अभी भी 7,000 हैं पूरे देश में, 42,000 की जरूरत है। किसान मांग रहे हैं वाटर टैंक और ये लोग दे रहे हैं सेफ्टी टैंक, इसलिए किसान रास्ते पे आ गए। अब यहाँ पर कांग्रेस के हैं, मैं भाजपा के पास फिर वापस जाऊंगा इसके उत्तर लेने, लेकिन यहाँ कांग्रेस के समीर वर्तक। समर जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से भाजपा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के मनोज पाटिल ने सीधे तौर पे कह दिया कि वो भारत बंद का समर्थन नहीं करते हैं, वो समर्थन नहीं करते हैं इस तरह के आंदोलन का, वो सिर्फ अपनी बात रखने में, उन्होंने 3 जो कानून हैं उसको बिल्कुल उसका व्याख्यान भी किया और बताया कि वो सब सही है और उसे लागू करना चाहिए। क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ कि देश में जो किसान रास्ते पे उतरा है और वो रास्ते पे उतरते हुए आज इतने दिनों से ये जो बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, उनकी मांगे जो है वो देख भी नहीं और सोच भी नहीं रही है। उसके खिलाफ आपने ये वसई विरार में आवाज़ उठाने के लिए हमें जो मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अभी देखिए कि जैसे ही ये 3 कानून बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने लाए, उसी दिन से कांग्रेस ने ये तीनों कानून का विरोध किया है। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाला साहब थोरात साहब ने 2 करोड़ साइन लेके किसानों के बाजू में ये बिल के खिलाफ हम लोगों ने माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ सुपुर्द किए हैं कि ये कानून जल्द से जल्द रद्द होना चाहिए। अभी आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। 6 साल से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है। पहले इन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी के समय ये लोगों को बोल रहे थे कि आपको पता नहीं है नोटबंदी के फायदे क्या है, और ऐसा बोल बोल के इन्होंने देश को गुमराह किया। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लाया। ये तभी भी बोले कि व्यापारियों को पता नहीं है जीएसटी का फायदा क्या है। आज देश में आर्थिक संकट आया। उसके बाद आपको बताता हूँ, इन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो सीएए लाया, तब बोल रहे हैं मुस्लिम समाज को पता नहीं है ये कानून क्या है। उसके बाद इन्होंने धारा 370 हटाया, तब बोलते हैं कश्मीरियों को पता नहीं है ये क्या है। अभी ये किसानों के बारे में एक बिल लेके आए हैं और अभी किसानों को बोलता है आपको पता नहीं इसके फायदे क्या है। अरे ये बीजेपी वाले है क्या? ये खुद भारतीय जनता के साथ है क्या? अलग अलग इधर उधर से कानून लेके आते हैं और लोगों को बोलते हैं आपको ये इसके बारे में कुछ पता नहीं है। खालिस्तानी जो लाइन खींचा गया है, ये जो चित्र बनाया गया उसमें नहीं भगवे रंग पे लिखा गया, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आपको बताता हूँ, बीजेपी जब से तैयार हुई है तब से देश को गुमराह करने का ही काम किया है। देखिए, अन्नदाता अपना किसान दिल्ली पे सड़कों पे बैठा है, वो दिल्ली में ना आए इसके लिए हरियाणा सरकार ने रास्ते तक खोद डाले। जो बंदोबस्त पाकिस्तान के बॉर्डर पे करना चाहिए था, जो बंदोबस्त चीन की बॉर्डर पे करना चाहिए था, तो देश को किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए उन्होंने बंदोबस्त किया है। मीन्स कांग्रेस का पहले से जय जवान जय किसान नारा रहा है। जवानों के साथ किसानों के साथ सदियों से कांग्रेस रहती आई है, लेकिन ये जवानों के भी खिलाफ है और किसानों के भी खिलाफ है। जो चीज़ बॉर्डर पे करनी चाहिए वो किसानों के लिए दिल्ली में कर रहे हैं। और आपको बताता हूँ, ये किसानों से इतने डर गए कि किसानों को इन्होंने भगाने का पूरी कोशिश की, लेकिन किसान डट कर रहे। आज जो किसान दिल्ली सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ रास्ते पे उतरी है, दिल्ली में आई है, वो 5-6 महीने का तैयारी करके ही आए हैं। आपको बताता हूँ 3-4 मीटिंगें हुई, फिर अभी तक किसानों की मांग ये लोग पूरी क्यों नहीं कर रहे। और आपको बताता हूँ, जो भी ये लॉ लाए हैं, आपको बताता हूँ, पहले से किसान, हमारा नागपुर का किसान संतरा जो है ना, वो देश के किसी भी कोने में जाके बेच सकता था। कश्मीर के अपने जो एप्पल है वो तो देश के किसी भी कोने में आ जाते हैं। उसके साथ आपको बताता हूँ कि पंजाब का गेहूँ देश के हर एक विभाग में जा रहे हैं। तो पहले से किसान ठीक से काम कर रहा है, उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो बीच में ये सब चीज़ें लाके किसानों को बर्बाद करने का क्यों सोच रही है बीजेपी? मंडियां
नहीं बढ़ा रही है। 7,000 मंडियां हैं पूरे देश में, 42,000 होनी चाहिए। आप मंडियां नहीं बढ़ा रहे हैं, आप कानून ला रहे हैं। विनय जी, क्या कहना है आपका? मनोज जी ने जो बातें कही, उन्होंने विधेयक समझाने का प्रयास किया। उन्होंने हालांकि वो जो लकीर खींची गई उसको कहा कि वो उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। किसी ने सोशल मीडिया पे ऐसा ही डाल दिया होगा, हालांकि नई शब्द पर गुमराह भी किया है उन्होंने। क्या कहना है आपका? जिस तरह से मनोज जी ने कहा, विधेयक को समझाया और अपनी बात रखी, उससे आप क्या रखते हैं? सहमत हैं उससे आप? नहीं, मनोज जी के बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मनोज जी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली पहुँचे हैं। पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इसीलिए दिल्ली पहुँचे हैं कि वो दिल्ली से सट करके हैं। महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के लोग, दिल्ली बहुत दूर है उनके लिए, और एक किसान को यहाँ से दिल्ली जाना बड़ा कठिन का काम होगा और 6 महीना रुकना। इसीलिए जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान वहाँ पहुँचे हैं। मोदी जी एक ऐसा सरकार चला रहे हैं जिसमें जज भी वही हैं, जल्लाद भी वही हैं। कानून भारत की, अपने हिंदुस्तान की, मोदी जी को जल्लाद कह दिया मैंने। भारत की राजनीति में ये इतिहास रहा है कि किसी भी जो रूलिंग पार्टी रही है, उसने विरोधी पक्ष नेता को और बाकी पक्षों को उनकी सहमति ले करके, समझिए, उनका समर्थन ले करके कोई कानून हिंदुस्तान में पास किया गया है। ये जो नोटबंदी हुई, इसमें भी भाई जल्लादों का कानून रहा है। आए रात में बोला, आए रात में भाई और बहनों नोटबंद। तो बात यह है कि जो ये बोल रहे हैं कि किसान को भरमाया गया है, क्या हिंदुस्तान के किसान इतने अनपढ़ गंवार हैं कि उनको कोई भी भरमा देगा? कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना, बाकी पक्षों के ऊपर आरोप लगाना, शिवसेना के ऊपर आरोप लगाना, ये आरोप किसी कांग्रेस जो पंजाब के किसान है उसको, किसी इनके ही पक्ष की जो मिनिस्टर थी उसने राजीनामा दे करके आज इनके विरोध में खड़ी है, क्योंकि उनको भी इन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनसे भी विश्वास में न लेकर के कानून पास किया गया। और कहीं ना कहीं किसान और देश की जनता को इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। आज हमारी जीडीपी की हालत, आज हमारा जो आर्थिक संकट भारत पे जो चल रहा है, ये ठीक है कि लॉकडाउन में हम हिंदुस्तानी इतना मजबूत हैं कि 9 महीना हो चुका है, 10 महीना हो चुका है, हम लोग अपने आप में ही अपनी व्यवस्था बना लिए हैं। लेकिन अगर देखा जाएगा 2-3 साल के बाद में ये कहीं ना कहीं ये आर्थिक स्थिति का बम फूटेगा। और भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात सुनिए, आप इसका रिसर्च करिए, भारतीय जनता पार्टी के 70% नेता ऐसे हैं जो किसान नहीं रहे हैं, जिन्होंने कभी खल नहीं चलाया है, जिन्होंने कभी मट्टी की पूजा नहीं की है, जिसको मालूम ही नहीं है कि ये दाल है, दाल किस तरीके से लगाया जाता है, मूली किस तरीके से लगाया जाता है। तो ये किसानों का दर्द क्या जाने। अब मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बलवंत कुलकर्णी जी हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या उनका कहना है, क्या आप सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मनोज पाटिल ने जिस तरह से बातें कही उससे आप पूर्णतः सहमत हैं? मी मराठीत बोलतो. हाँ, बोलो. पहिली गोष्ट म्हणजे मला असं वाटतं की कुठलाही इश्यू घेतला तो इश्यू राहतो बाजूला आणि त्याच्यावरती राजकारण जास्त होतं. कळलं का? आता यांनी जे सांगितलं, स्टेटमेंट दिलं, त्याची मी तर सहमत बिलकुल नाही आहे. म्हणजे हा एकंदरीत घाट काय आहे, गरिबांना चिरडून टाकायचं आणि कॉर्पोरेट्सना आणि अब्जोपती बनवायचं. आता एकंदरीत म्हणजे जर स्टडी केला, अभ्यास केला, तर असं आढळून आलं आम्हाला हे जे 3 मुद्दे आहेत. म्हणजे पहिला मुद्दा म्हणजे जो MSP, ते तुम्ही बोलताय पण ते तुम्ही ते बिलामध्ये का नाही ॲड केलं, म्हणजे ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये ते असेल ना तर मग कोणी काहीच करू शकत. प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर पर लिख दिया कि MSP को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा जाएगा, वो रहेगा. असं झालंच नाही. ते तुम्हाला माहिती आहे राजकारण काय ते, व्हर्बली बोलायचं आणि एकदा ते इम्प्लिमेंट करायचं नाही, झाल्यानंतर मग सगळे किसान देशोधडीला, तर ते बिलामध्ये ॲड व्हायला पाहिजे होतं. दुसरी गोष्ट, हे जे कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीम, याचा अर्थ असा होतो की उद्या जे कॉर्पोरेट्स बोलतील तेच त्यांनी बीज पेरायचं शेतकऱ्यांनी. उद्या म्हणजे हे मोठमोठे कॉर्पोरेट्स उद्या असं होईल की हे बिल पास झाल्यानंतर की जे बोलतील त्याप्रमाणेच त्यांनी ते बी पेरायचं आणि त्या सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी शेती करायची. तिसरी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे जे अनलिमिटेड गोडाऊन स्टोर्स,
म्हणजे याचा अर्थ असा होऊ शकतो भविष्यामध्ये हे मोठमोठे कॉर्पोरेट्स आहेत ते स्वस्त मालाने माल उचलणार, स्वस्त भावाने माल उचलणार. हे 10 रुपयाची गोष्ट असेल ते लॉटमध्ये यांची जे हे आहेत ना गोडाऊन्स एवढी मोठमोठी आहेत ना की त्यांचा साठा कमीत कमी 5-6 महिने जास्त पैसे चालू शकतो, जास्त चालू शकतो. ते म्हणजे लॉटने माल उचलणार 10 रुपयाचा वस्तू साठेबाज करणार आणि म्हणतात ना डिमांड अँड सप्लाय, हा तुम्हाला माहिती असेल रूल, तो दाबून ठेवणार आणि एक वेळ अशी येईल की त्या 10 रुपयाची जी गोष्ट आहे ती 100 रुपयाला विकणार. म्हणजे किसान पण मेला आणि आम पब्लिक त्याला पैशात ना त्यांच्या खिसा खाली करायचा. आप बिल्कुल आणि कॉर्पोरेट बनते आप सहमत हैं? हो एकदम किसानों के साथ 100% किसान शेतकऱ्यांबरोबर आहे आम्ही. मैं चाहूँगा कि इस पूरी चर्चा को सुना होगा मयूरेश जी ने. मयूरेश जी का क्या कहना है इस पूरे विषय पर, चूँकि मैं किसी दल पर नहीं, लेकिन आपका क्या कहना, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से लेकर अब तक रवैया रखा है एक, और मनोज जी ने जो बात रखी है 2, इन दोनों बातों को देखने के बाद क्या आपको लगता है विपक्ष जो बात कह रहा है वो बिल्कुल सही है और आप उससे सहमत हैं? नहीं, मेरा कहना ऐसा है कि विपक्ष का काम विरोध करना रहता है, लेकिन बिल क्या है, कानून क्या है, उसमें सुधार क्या हुआ है, ये देखना, ये समझना, ये सोचना और उसके बाद इस पे अपना जो मत है वो व्यक्त होना चाहिए. ये जो अभी देश में चल रहा है ये मुझे लगता है पूरी तरह से राजनीति चल रही है. ये जो किसान आए हैं हरियाणा और पंजाब के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान आए हैं, लेकिन इसका राजकारण हो रहा है, राजनीति हो रही है और किसान को कई जगह पे भ्रमित किया जा रहा है, किसानों को गलत जानकारी दी जा रही है. मैं इतना जरूर मानता हूँ. लगता है कि किसान जब इतने, चूंकि इस समय के युग में जब सोशल मीडिया बहुत प्रचंड है, जब हर चीज़ गूगल पर अवेलेबल होती है, जब हर चीज़ एक गूगल पे टाइप करिए कानून किस प्रकार का है तो PDF फाइल मिल जाएगी पूरी आपको, उस समय आप किसानों को भ्रमित कर पा रहे हैं. वहाँ पर दिल्ली में जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर सोशल मीडिया पे जो आता है वो सभी सही नहीं होता है. पण मी सांगतो की देशाच्या पंतप्रधानांवर आमचा विश्वास आहे, देश के प्रधानमंत्री का भरोसा है. अभी आप देखेंगे और मोदी जी या कोई भी सरकार अगर कोई कानून लाती है तो वो कानून सोच समझ के लाया रहेगा. वही मैं अगर जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं तो खुद किसान नहीं हूँ, पर सिर्फ कुछ राजनीति से प्रेरित हुए लोग ये राजनीति कर रहे हैं. पर इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए. जो किसान है वहाँ उनकी जो प्रतिनिधि है उनको लेकर उनके साथ चर्चा करके इससे हल निकलना चाहिए, बीच का रास्ता निकलना चाहिए. इसका मतलब मैं किसानों का अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा कहना ये भी है कि आप सरकार को जिस तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि मोदी जी ने जो कानून लाया है वो गलत ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए. जो कानून लाया है आपने देखा रहेगा, किसानों के खाते में 6,000 रुपये सालाना जाते हैं. किसानों के हित में कई काम केंद्र के सरकार ने, विशेषतः मैं खास करके मैं मोदी जी के बारे में कहूँगा, उन्होंने किए हैं. तो सिर्फ राजनीति हर एक मुद्दे पे करना ये मुझे गलत लगता है. और इसमें जो नेता आज पूरे विश्व में और पूरे भारत में मोदी जी सबसे जनप्रिय नेता है, उन्होंने अगर कोई कानून लाया रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है उसमें सोच विचार करके सबको साथ लेके इसमें विपक्ष को भी साथ लेना चाहिए. और जो पूरा आंदोलन है उसमें कुछ बीच का रास्ता और इसको सुलझाना चाहिए. कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब मनोज जी से सीधा आऊँगा वापस, लेकिन सवाल सबसे पहला, क्या किसान इतना अनपढ़ हो सकता है? दूसरा, क्या लगता नहीं कि विधायक किसान के पास पहुंच चुका है, वो मंथन कर चुका है, वो पढ़ चुका है? इसके अलावा उन्होंने 6 बार मीटिंग की है, 6 बार उन्होंने अपनी बात रख के ये कहा है कि उस विधेयक को वापस लिया जाए, उस कानून को वापस लिया है. मुद्दे की बात करिए ना. अब रही बात राजनीतिकरण होने की, तीसरी बात रही बात, मैं ये तीनों सवालों के आपको उत्तर देने मनोज जी, रही बात राजनीति करने की, तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष अगर किसानों की आवाज़ बनता है तो राजनीतिकरण हो जाता है? ये तो बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं. हम आवाज़ उठाएंगे तो हम राजनीतिकरण कर रहे हैं, और आप अगर विपक्ष पे आरोप लगाते हैं तो आप राष्ट्रीय हित की बात कर रहे हैं, आप किसान हित की बात कर रहे हैं. ये कहाँ से जायज़ है? इसका उत्तर दीजिए जरा. अभी चारों मेरे जो सहकारी हैं विरोध में है आपके? इनको, हाँ विरोध में है, वो तो उनका काम है तो वो करेंगे. मोदी जी ने सही मुद्दे पर उनका काम है तो चलेगा. सुनो ना, सही मुद्दा जो है उसके ऊपर आने दो ना मुझे. तो मोदी जी का विरोध करना ये उनका राष्ट्रीय कर्तव्य है, उनको करना है, वो बात नहीं है. राष्ट्रीय कर्तव्य वो करना है. अभी आपको एक एक मुद्दे के ऊपर मैं आ जाता हूँ. अभी हमारे जो पुराने सहकारी
शिवसेना के शिरीष दादा ने बताया। साथ में ही बैठे हैं आप। हाँ, मेरे साथ में बैठे, लेकिन वहाँ जाके और इतने बिगड़े रहेंगे मेरे को पता नहीं था। तो वो तो ठीक है। अभी आपको एक मुद्दा बता देता हूँ। ये तीनों विधेयक का शिवसेना ने लोकसभा में समर्थन किया। जब सोनिया जी को पता चला तो उन्हें आंखें बड़े कर दी सोनिया जी ने, तो राज्यसभा ने वॉकआउट कर दिया। कोई प्रमाण आपके पास? अरे वो राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया, लोकसभा में सपोर्ट कर दिया। तो आप ये मुझे बताओ कि ये अगर विधेयक किसान विरोधी है तो वहाँ तो विरोध क्यों नहीं किया? इनके 18 खासदार, इनको पता नहीं है क्या विधेयक है, किसान को क्या नुकसान होने वाला, अभी पता चला। सोनिया जी ने आंखें बड़ी कर दी तो राज्यसभा से भाग गए। विरोध क्यों नहीं किया राज्यसभा में? अगर आप लोकसभा में सपोर्ट करते हो, राज्यसभा से वॉकआउट करते हो, अब बात करते हो किसान विरोधी है। आपको विधेयक भी पता है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विधेयक आया है ना लोकसभा में, जो पारित हो गया, ये महाराष्ट्र, पंजाब सब जगह लागू है। कितने कॉरपोरेट्स ने जमीन उकाली, कितने कॉरपोरेट्स में ये सबको लूट लिया, कितने किसान बर्बाद हो गए। कैसे है कि लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये भी तो हो सकता है कि वही बड़ा व्यापारी, मान लिया कल अंबानी हो जाता है या कोई बड़ा व्यक्ति हो जाता है, तो वही व्यक्ति किसान को दबाएगा ना, उसके हिसाब से बीज बोना पड़ेगा, उसके हिसाब से प्रयोग करना पड़ेगा। और मान लिया आकाश में कोई चीज़ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भरना पड़ेगा उसको, तो परेशानी हो जाएगी ना। आप तो अंग्रेजों का कानून लागू कर रहे हैं। बता देता हूँ, अभी अच्छी बात आपने की। आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। मैं किसान का लड़का हूँ, वहाँ मैं भी किसान का ही। हाँ, नहीं, ये यहाँ जो हमारे यहाँ जो चलता है, समीर वर्तक उस साइड में बैठे हैं। हमारे यहाँ जो केले की खेती होती है ना, या अन्य खेती के लिए व्यापारी आते हैं। अभी थोड़ा सा खेती कम हो गया, पहले व्यापारी आते थे, जो आपके खेत में जो दिख रहा है ना केले के जो गढ़, उसका एक साधारणता वो अंदाज लेते थे और उस हिसाब से वो भाव नक्की करते थे 2-3 महीना पहले। और जब तैयार होता था तो वो व्यापारी आके काट के लेके जाता था। अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो तैयार, ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंसेप्ट, आपको बता देता हूँ कि आप अगर कुछ आपके खेत में बोते हो, कुछ भी दाल चावल कुछ भी आप बोते हो, वो अगर कोई व्यापारी, वो जो अंबानी अदानी का सिर्फ व्यापारी है क्या, बाकी छोटे व्यापारी नहीं है क्या? तो वो व्यापारी अगर आपके वहाँ आ जाएगा, तो पहले कैसा था हमारे यहाँ, जो अभी भी सब जगह यही चलता है, व्यापारी आके, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, अभी बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट व्यापारी बाद में जाके अंबानी में ही मिलेंगे या सुनो, एक बात बता देता हूँ कि आप ये सब बातें करते हो, तो अभी अगर कार बनाने वाली जो बड़ी कंपनी है, उसके जो छोटे छोटे पार्ट बनते हैं ना, ये एंसिलरी से ही बनते हैं। तो जो भी छोटा व्यापारी है वो बड़े व्यापारी के पास जाता है, बड़े व्यापारी और एक्सपोर्टर के पास जाता है। होगा किसान फिर गरीब रहे। वही बता देता हूँ, इनको व्यापारी बड़ा चाहिए। APMC एक्ट में आज के दिन में सिर्फ आपका जो उगा हुआ अनाज है या कुछ भी है, फल है, आपको सिर्फ APMC के अंदर ही बेचना है। वही मुझे बात करनी है, APMC के अंदर ही बेचना है, ये APMC एक्ट है। लेकिन आज के दिन में कैसे है कि वहाँ APMC में जाएगा, सिर्फ वो व्यापारी भाव ये करेगा, उसका धुलाई तुलाई जो कटता है 5 पैसा, 5 रुपया, 6 रुपया, जो भी परसेंटेज, वो भी व्यापारी उससे लेता है, व्यापारी भाव फिक्स करता है। अगर वो आप अभी देखो फल और भाजी डायरेक्ट नासिक का जो शेतकरी है, जो किसान है, वो डायरेक्टली हमारे यहाँ लाके बेचता है, उसको 2 पैसा ज़्यादा मिलता है। आपको वही बता देता हूँ, ये अभी शिवसेना का तो आपको बता दिया, ये कांग्रेस वाले का अभी आपको बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2006 से महाराष्ट्र में लागू है, उसके पहले भी किसने लाया? कांग्रेस ने। अभी मेरे कांग्रेस के सहकारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने उनका जो जाहिरनामा है 2019 का, वही नहीं पढ़ा है। आप 2000 कांग्रेस का 2019 का लोकसभा का जाहिरनामा देखो, उसमें उन्होंने ये तीनेज विधेयक की बात की है।
हम आएंगे तो एपीएमसी का जो मक्तेदारी है वो ख़त्म कर देंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रमोशन दे देंगे, हम इसेंशियल कमोडिटीज एमएसपी पे सुनो, आप मंडी 7,000 है, पूरे देश में 42,000 की जरूरत है, आप उस पे काम क्यों नहीं करते? उसको सरल करिए ना, लोगों के खातों में सीधा पैसा जाए, इसके लिए प्रयास करिए ना। अभी 70 साल के बाद पहली बार किसान के खाते में 6,000 डायरेक्ट जाता है साल का। ये 70 साल में नहीं हुआ। सम्मान निधि सरकार सम्मान किसान वो 6,000 से कुछ नहीं होता है, 6,000 से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक सम्मान खेती करता है किसान है, उसका सिर्फ सम्मान है। मोदी जी ये नहीं बोल रहे कि 6,000 से कुछ होता है। पहली बात, आप किसान को आप 6,000 भेजिए और ये लोग कांग्रेस किसानों का कर्ज माफी करें, यही चलता रहे और किसान वहीं का वहीं मौजूद। सुनो ना, अभी 2-3 लोगों की और बात है। ये कांग्रेस वालों को तो खुद को पता नहीं है कि उन्होंने बोला था। रही बात बहुजन विकास आघाड़ी, अरे अपनी बात करो ना, रही बहुजन, अभी देखो ये सब लोग जो है ना, सिर्फ मेरे आपके भाई है, उन्होंने ये विधेयक की बात की। बाकी ये नोटबंदी से लेके, कश्मीर से लेके, पाकिस्तान से लेके, चाइना, सब जगह जाके आए। क्या दिया कि आप हमेशा सपने दिखाते सपने हैं, नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बाद में फूट जाता है सब कुछ, उन्होंने ये बोला। हम लोग सपने नहीं दिखाते हैं, हम लोग हकीकत में लाते हैं। हम लोगों ने जो भी वायदा किया है वो हकीकत में लाया है। किसान गुमराह हो सकते हैं? सीधा सवाल, सुनो एक बात बोलो, सीधा सवाल, उत्तर हाँ या ना? अभी जो इतने राजनेता बैठे हैं, उन्होंने क्या क्या बातें की है, ये अगर सुनेगा तो किसान अल्टीमेटली गुमराह है। वो उनको अगर वो शिरीष जी को अगर फॉलो करता है, वो शिरीष जी को उनको अच्छा लगता है, भले वो शिवसेना के नहीं, लेकिन शिरीष जी अगर उनको अच्छे लगते हैं और सिर्फ शिरीष जी के संपर्क में है, तो किसान को वही लगेगा ना जो बताया, वही समीर जी के बारे में, वही विनय जी के बारे में, यही आप वालों के वो अगर हमसे चर्चा करिए, हमसे चर्चा करने के बाद संशोधन करिए उस बिल में, तो क्या हर्ज है? संशोधन करना है इसमें, आप अपने बिल को ही थोप कर क्यों उसे साबित करना है सही? दूसरा सवाल, एक बात है, किसान की मांग क्या, संशोधन के लिए सरकार रेडी है। किसान की मांग क्या है? 6 मीटिंग हो चुकी है भाई। हाँ, तो संशोधन के लिए रेडी है ना। उनको ये जो तीनों कानून है उनको एबॉलिश करके चाहिए। अभी एक बात, अरे सर जी, नहीं, अरे जो सुनो, पूरे देश में सुनो, राजनीतिकरण इसी से हो रहा है, राजनीतिकरण इसी से हो रहा है। किसान सुनने के लिए रेडी नहीं है। ये जो अभी भड़का भड़की शुरू है ना, अभी आज इन्होंने बंद किया था, महाराष्ट्र में कितने किसान रास्ते पे आए। खुद एक तो सरकार शिवसेना उनको सपोर्ट करती है पहले बिल को, और फिर अभी बोलते हैं हम लोग भारत बंद करेंगे, किसान को लूटा जा रहा है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, अभी बहुजन विकास आघाड़ी वालों ने बोला कि अरे किसान का वगैरह, तो बहुजन विकास आघाड़ी वाले सब किसान है। मैंने खुद देखा है ना, क्षितिज ठाकुर हल धोते हुए वहाँ देखा है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी नेक्स्ट पीढ़ी की बात नहीं कर रही। जैसे आप बोल रहे हैं सुनो ना, नहीं कर रहा हूं, भाई कर रहे हैं, नहीं जैसा भाई कर रहे हैं, तो उनके दादा परदादा जो थे वो किसान ही थे। सुनो टिप्पणी पे आ गए। कैसे है कि उन्होंने नेताओं के ऊपर गए, उन्होंने बोला कि 70% भारतीय जनता पार्टी जल्लाद हैं। देखो वो उनकी भाषा है, हम लोग हमारी एक बात बोलो, बाद में कहते हैं पालन भी करो। एक बात बोलो, वैयक्तिक किसी को अगर गाली मारना है तो कांग्रेस वाले तो वही करते रहे। वो कांग्रेस वालों ने भी गाली दिया, वो तो कांग्रेस के समर्थन में है, तो वही बात करेंगे। अभी बहुजन विकास आघाड़ी की मैं बात करता हूँ। बहुजन विकास आघाड़ी और जो खेती के विषय में लोग हैं, इससे बहुत सारे लोग सहमत होंगे। इनका क्या विषय है आपको बता देता हूँ। यहाँ से रेलवे के पटरी के बाहर 1 किलोमीटर आप जाओ, सब खेती बंजर पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है आपको पता है? मेरी खुद वहाँ खेती है, हम लोग वहाँ खेती करते थे, लेकिन अभी बारिश के 4 महीना पूरा एरिया डूबा रहता है। हम लोग अगर खेती करते हैं ना, तो वो खेती में पानी में ऐसी ही सड़ जाती है, खेती होती नहीं है, वहाँ का पूरा पानी भरा रहता है। ये अगर आपको आप आगे बता देता हूँ। पूरे वसई विरार में, हमारे पूर्व पट्टे में और पश्चिम पट्टे में इतने खेती करने वाले आज भी किसान हैं। इन्होंने कितनी मंडियाँ बनाई यहाँ, कितनी। आप बहुजन विकास आघाड़ी हो गए। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना। ये अगर बोल रहे हैं, पहली बात है कि इनका और खेती का ये विषय में बात करें, ये तो सबसे बड़ा जोक है। समीर भी मेरे से सहमत होंगे, शिरीष दादा भी सहमत होंगे। रही बात आप वालों की, इन्होंने जो मुद्दे उठाए, आपको वही बोल रहा हूँ कि जो कानून अन्य राज्य में लागू है,
और कैसे है कि इन्होंने कानून, एक तो कानून का जो विषय है, कानून के ऊपर ये बोलते हैं क्या, इसी बोलते इतने ही बोलते हैं। अंबानी अदानी अनुभव है, ये कह रहे हैं ना कि आपने जितने अभी तक कानून लागू किए उसको आप धरातल पे ला नहीं पाए, अभी वो सक्सेस नहीं हुआ, एक और लेके बैठ गए अभी आपको वो भी पता- विशेष सत्र बुलाकर। हाँ, अभी वही बोल रहा हूँ ना कि शिवसेना ने आज तक सभी कानून को सपोर्ट किया है। अभी यही बोल रहे 370 का कानून को सपोर्ट किया, सीएए को उन्होंने सपोर्ट किया, सब अभी ये खेती के कानून को भी सपोर्ट किया ना। तो फिर अभी आपने पहले लोकसभा में सपोर्ट किया, राज्यसभा में वॉकआउट किया, अभी आप चिल्ला रहे हो कि यार ये कानून किसानों का नुकसान करेगा, ये करेगा, वो करेगा। और महाराष्ट्र में जो दो गिरिराज कानून ने बोला है विपक्षी अपनी आपकी पार्टी के लोग लगातार आरोप लगते हैं। मैं श्री जी क्या लगता है जिस तरह से इन्होंने लगातार ये सारे उत्तर दिए, हालांकि कई सारे सवालों के उत्तर ही इन्होंने दिए, वो लगातार पलटता रहा, लेकिन फिर भी क्या कहना देखो, मैं खुद किसान हूँ, मेरे खाते में 2000 रुपये आता है, ट्रू है। मैं खुद किसान हूँ, मेरे नाम पे पैसा आता है। हाँ, तो आप मोदी जी का आभार मानना तो चाहिए। मोदी का मेहरबानी नहीं कर रहा है, भीख दे रहा है वो। अभी क्या बोलूँ, सम्मान नहीं दिए उसको। क्या कहना है आपका, जिस तरह से उत्तर दिया देखो उन्होंने जो उत्तर गोल गोल करके बता दिया है। विपक्ष जब आवाज उठाता है। वो पहले पंजाब के, हरियाणा के खेडूत थे, लेकिन इनके वजह से, इनके नेताओं के वजह से देश भर के किसान उधर तक पहुंचे। हमारे महाराष्ट्र से बच्चू कड़ियो, हमारे मिनिस्टर मोटरसाइकिल पे बाइक रैली लेके दिल्ली पे पहुंचे। तो ऐसे बहुत सारे राज्य, केरल, तमिलनाडु, यहाँ से भी लोग, खेडूत लोग वहाँ पहुंचे, नेता लोग पहुंचे। ये जो बोल रहे हैं कि हमने ऐसा किया, अगर वो कानून, 3 कानून भी लोगों को समझा नहीं रह सके, मोदी जी क्यों चुप है? मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? उनको नहीं तो हमेशा सीना 56 इंच की 56 इंच की सीना तान के घूमते थे। आज मोदी जी कहाँ चुप बैठे, खाली उद्घाटन कर रहे हैं। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला खाली उद्घाटन करो, आगे कार्रवाई मत करो, संसद मत हो। ये इन्होंने खाली देश को गुमराह करने के लिए करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट, नया संसद बना रहे हैं और नया संसद बना रहे हैं, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कोई टाइम नहीं है संसद में। देश के किसान वहाँ भूखे से उधर रास्ते पे है, उनके ऊपर पानी बरसाया गया। 25,000 ये सब 50,000 अभी इन्होंने बोला खाली 2-3 राज्य के लोग हैं, अभी तो देश की सभी जनता उनके तरफ देख रही है। अगर अभी 3 कानून में ये लोग पीछे नहीं लिया तो चौथा मांग बढ़ेगा कि मोदी इस्तीफा दे तब दिल्ली छोड़ेंगे। ऐसा पाली आ जाएगा इनको, और ऐसा उनको करना पड़ेगा। मोदी जब से सत्ता से हटेंगे नहीं, ये देश का भला होगा नहीं। क्योंकि नोटाबंदी किया तभी भी इन्होंने यही बोला था, नोटाबंदी से हमारा इतना पैसा प्रदेश से वापस आएगा और हर आदमी के जेब में 15 लाख रुपए जाएगा। उसके बाद उन्होंने सीए एनआरसी को आज भी तक क्यों लागू नहीं किया? अगर इनके दम है तो क्यों नहीं लागू कर सके? खाली मुस्लिम और हिंदू को बंटवारा करके राजनीति करने का, भड़काने का। अभी खेडूत को भी वही समझते क्या मुस्लिम खेडूत नहीं हो सकता, किसान नहीं हो सकता है? मुस्लिम किसान हल नहीं चलाते देश का, खाली इसके ऊपर सब यही बात, खाली बंटवारा और अपनी नाकामी, अपना अपयश छुपाने के लिए, आप लोगों के सामने मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं। वर्ल्ड में छूतू हो रही है कि लाखों लोग आज अपना घरदार छोड़ के गए, अपने बाल बच्चे उधर छोड़ के गए, वो लोग अपने जेब से खा रहे हैं, जेब से, और ये लोग उनसे मजाक कर रहे हैं। रोज मीटिंग उनका खेडूत लोग का मांग है कि ये पहला कानून वापस लो, बाद में हमारे साथ चर्चा करो, संशोधन करो, फिर लागू करो। इनको ये मानने को तैयार नहीं। क्या होगा 3 महीना और बढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ये खाली मोदी अंबानी को धनाधन उसका पैसा बढ़ाने का, जैसा जियो BSNL को डुबा दिया और जियो को बढ़ा दिया, अंबानी को करोड़ों में फायदा हुआ और किसानों को लाखों में भी फायदा करने के लिए तैयार नहीं। और अभी कोई देश का कोई भी वर्ग, किसान होने दो, व्यापारी होने दो, आम नागरिक होने दो, किसको भी इनका, क्योंकि बेरोजगारी तो बढ़ गई है, कारखाने बंद हो रहे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार पड़े हुए, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। कोई भी अभी इसके ऊपर आरक्षण का भी फायदा मिलने वाला नहीं, क्योंकि कॉरपोरेट कंपनी में आरक्षण लागू होता नहीं है।
अभी सब सरकारी भर्ती बंद हो गई है। इन्होंने किया क्या? मैं बोलता हूँ 70 साल में देश कांग्रेस से चला, लेकिन इतना जीडीपी नीचे कभी गया ही नहीं। आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि देश का कोई भी नागरिक इनसे खुश नहीं है। अगर मोदी जी और उनके जो नेता लोग हैं केंद्र में अरे एक अपना मंत्री, क्या उनका नाम, कि किसान मंत्री अपना तोमर, वो नाम अभी मालूम पड़ा लोगों को कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है। नहीं तो अगर आंदोलन नहीं होता था तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है वो भी मालूम नहीं। मैं कांग्रेस पे आऊंगा, मैं समीर जी पे। समीर जी, एक आरोप लगाया कि आप लोगों ने पहले इस तरह के विधेयक का समर्थन किया और 2019 के मैनिफेस्टो में आप लोगों ने जिक्र किया और आप लोगों को याद नहीं है इसका जिक्र मनोज पाटिल ने कहा। सीधे तौर पे आप पे आरोप लगाया कांग्रेस दो मुंह की बात करती है, पहले वही काम करती है, बाद में उसी काम पर वापस ले लेती है, अपना विरोध करने लगती है। देखिए 6 साल से ये लोग सत्ता में है, अभी तो कांग्रेस का नाम मुंह से निकाल ही नहीं, मीन्स जा ही नहीं रहा है। कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया। अरे देश 6 साल से लोगों ने आपको अच्छे दिन लाएंगे करके आपके हाथ में दिया है, तो देश का भला सोचो ना। कांग्रेस ने और किसने क्या किया उसके बारे में आप बात मत तर्क करो। तो देंगे ना, अगर गलत सही है, अगर पहले आप समर्थन कर रहे थे, आप विरोध कर रहे थे, तर्क तो देंगे ना। ऐसा रहता तो कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी नहीं रहती। जैसे ही ये बिल बना, सबसे पहले कांग्रेस ने ही उसको विरोध किया है। और उसके बाद आपको बताता हूँ कि जब से ये सत्ता में आए हैं, लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड विश्व में कोरोना की बीमारी पिछले साल नवंबर दिसंबर में फैल रही थी, तो इन्होंने अपनी सत्ता और अपना जो शौक पूरा करने के लिए इन्होंने नमस्ते ट्रंप रखा। तब तक लॉकडाउन भारत में किया नहीं, कोरोना बढ़ गया। कोरोना बढ़ते बढ़ते आपको बताता हूँ इन्होंने बीच में 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया था। वो पैकेज कहाँ तक पहुँच गया पता नहीं। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि जीएसटी, नोटबंदी, सीएए, बाद में ये धारा 370, वैसे ये कृषि शेतकरी जो किसानों का बिल है। आपको बताता हूँ कि दिल्ली में हरियाणा, पंजाब से किसान पहुंचे हैं आंदोलन के लिए। जनता इनके खिलाफ आंदोलन पे उतर रही है, क्योंकि ये जनता के साथ है नहीं, अपनी खुद की मनमानी कर रहे हैं। देखिए, इनका कहना है गुमराह कर रहे हैं आप। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी रहता है। मुस्लिम समाज सीए एनआरसी के खिलाफ रास्ते पे उतरा, जीएसटी के खिलाफ व्यापारी उतरे, बाद में नोटबंदी में क्या हुआ आप सभी लोगों को पता है कि नोटबंदी में क्या हुआ। तो इन्होंने सारे के सारे जो है वो जनता के खिलाफ निर्णय लिए हुए हैं। कहने का मतलब है कि ये भी विधेयक आगे भविष्य में खराब हो जाएगा। अरे ऑलरेडी है ही ना। आपको बता दो, नोटबंदी का फायदा ये बता सकते हैं, जीएसटी का फायदा बता सकते हैं। देखिए विधेयक जो बने हैं उसके खिलाफ ऑलरेडी हम लोग, और मैंने पहले ही बताया कि पहले से आपको बता दो, पहले से किसान, हमारा नागपुर का किसान अपना संतरा पूरे देश में बेच रहा है। आपको बता दो, पहले से ही नागपुर का किसान संतरा पूरे देश में बेच रहा है। आपको बताता हूँ कश्मीर का किसान अपने से पूरे देश में बेच सकता था, पंजाब का गेहूँ पूरे देश में पहुँचता है। नहीं, डायरेक्ट आ जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी तक पहुँचा ही नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं, आपको बताता हूँ, सिर्फ देश को गुमराह करने का और देश को इन्होंने बर्बाद करने की कसम खाई है, और लगता है कि बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। लेकिन इसके बाद हमारे वसई के जो सत्ताधारी है वो किसानों के साथ खड़े रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से गाँव निकालने हैं ना, बहुजन विकास आघाड़ी के नेता हमारे किसानों की मांग से वो गांव निकाल दे बाहर, हमको म्यूनसिपैलिटी में मत रखे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर वो इतना ही किसानों के हितैषी हैं, हाँ। तो हरित पट्टे वाला जो मुद्दा है, जो 29 गांवों का मुद्दा है, उस पर वो पीछे हट जाए। मैं बोलता हूँ कि इसकी वजह से हमको भी कुछ फायदा हो जाएगा। कर रहे हैं कांग्रेस का, अब तो उनका साथ दीजिए, ठीक तो है। नहीं, इसीलिए कांग्रेस ने तो गाँव निकाले है। अच्छा करे तब भी बहुजन विकास आघाड़ी खराब, देखिए बुरा है तब भी खराब। कांग्रेस ने ही गाँव बाहर निकाले थे, और मैं बताता हूँ कि इन्होंने जो रुका के रखा है वो छोड़ दीजिए, हमारे गाँव में रहने दीजिए। जी क्या कहना है? देखिए, आज जो ये किसानों का जो मुद्दा है, ये लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा है। मनोज जी ने जो कहा उस पर सहमत है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्षितिज ठाकुर कभी हल नहीं चलाने गए। उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि आप लोग, मेरी बात सुनिए। मैं आरोप नहीं लगा। नहीं। सुनो पहली बात,
ये इसमें गलत मैसेज पहुंच सकता है। इन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के 70% नेता, इनका किसान से कोई लेना देना है, खेती से कोई लेना देना नहीं है। इसके ऊपर मैंने बताया कि इनके जो सर्वोच्च नेता है उनको हमने हल चलाते देखा है। आप अगर किसी के ऊपर आरोप लगाते हो तो आप 70% गिनाओ मुझे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरे घर में आज भी खेती होती है, मैंने हल चलाया। आपके घर में खेती होती है, आपने हल नहीं चलाया है। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी खेती करते थे, मैंने हल नहीं चलाया है, लेकिन मैं हूं तो किसान पुत्र। आज मैं एक बड़े शहर में आ गया हूं। और दूसरी बात है मनोज भाई, जैसा आप बोलते हो आपका खेत खराब हो गया वेस्ट के अंदर, आपके खेत के अंदर, मेरी बात समझे नहीं। आज नाला सोपारा में आपकी खेती जिस जमाने से थी, मंडी नहीं तब बना पाई बहुविकास आघाड़ी। नहीं, और रूरल एरिया था, आज ये अर्बन एरिया हो चुका है। आज यहाँ शहरीकरण हो चुका है। आज यहाँ आज मेरी महानगर पालिका यहाँ पर आ चुकी है। महानगर पालिका कहाँ आती है? जहाँ पर विकास होता है, जहाँ पर लोगों की बस्ती होती है, जहाँ पर सिविलाइजेशन होता है, सिविलाइजेशन, और यहाँ पर वसाहत बड़ी है। इसके वजह से, और जितने भी थे आज नाला सोपारा के अंदर, तो 1990 के अंदर हमारी जो आबादी थी 1,70,000 थी, आज हम लोग 25 लाख के ऊपर हमारी आबादी वसई तालुका की पार कर चुकी है। इसीलिए महानगर पालिका दिएगा। एक विधायक के जगह पे 2.5 विधायक अपने को विधानसभा मिला है नाला सोपारा में। पहले अपना जोगेश्वरी से दाणू तक था, आज अपने को अलग से खासदार की यहाँ पर मिली है पालघर जिले के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है, ये सब देन आप मानते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी? नहीं, अपने विकास हुआ इसीलिए तो हुआ है। विकास कौन किया है? मेरी बात सुनो, विकास तो देखिए बहुजन विकास आघाड़ी ने, अगर जो कुछ भी विकास हुआ है यहाँ पर उन्होंने किया है 30 सालों में। शिवसेना बीजेपी और कांग्रेस, शिवसेना बीजेपी और कांग्रेस, शिवसेना बीजेपी और कांग्रेस, सुनो, शिवसेना बीजेपी और कांग्रेस, शिवसेना बीजेपी और कांग्रेस ने जितना विरोध किया है, हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर और बहुजन विकास आघाड़ी उतनी मजबूत हुई है। दूसरी बात, अब आता हूँ किसानों के मुद्दे पर। किसानों के मुद्दे पर, गाँव को हटा दीजिए ना, ये मुद्दा 29 गाँव का जो मुद्दा है वो ये हमारे इस आज डिबेट का विषय का नहीं है, ये किसानों का विषय नहीं। हमारा जो दिल्ली में आंदोलन हो रहा है और किसानों पे जो बीतने वाली है उसका विषय है, तो उसके लिए भी हम एक बार बैठेंगे। उसके हमारी वसई के किसान नहीं, महानगर पालिका में गांव होने के वजह से जो किसानों को जो फायदा केंद्र और राज्य का योजना का मिलता है वो नहीं मिल रहा है। वो बोल रहे हैं कि आप शहर में हो तो आपको ये जो आपको हम लोग किसान मानते ही नहीं है, तो वो क्या किसान आत्महत्या करें? ये बात आपकी गलत है। आप शायद मेरी बात सुने, सूवी पैलेस में सूवी पैलेस में मनोज पाटिल जी, शायद आपको याद नहीं होगा, 22-23 लोग थे सूवी पैलेस में। आपका प्रतिनिधि मंडल माननीय देवेंद्र जी फडणवीस से मिले थे। मैंने उनके जितना झूठा आदमी आज तक पूरे इंडिया में नहीं देखा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं सामने बैठा था, ये मुस्लिम लोग आए, उस टाइम पे पोट निवडणूक था, मुस्लिम लोग आए, आया, पहले से उनके कान में कुछ बोला उनके पीए ने, हाँ इंतहा कब्रस्तान झाला, साम दाम दंड भेद का भी शब्द वापरा था उन्होंने। 29 गांव उन्होंने बोला था 30 दिन में वगड़ेंगे। आप हमारे बहुजन विकास आघाड़ी पर टिकले फोड़ते हो। मुख्यमंत्री ने वादा किया और तोड़ा है। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, तुंगारेश्वर में गए, सदानंद महाराज का पैर छुए, बात निकली वहां का रोड की, तो बोले ना रोड बनून जाणार, तो पीछे से एक आदमी बोला कि भाई ये फॉरेस्ट की जगह ना, ते मी बघून घेतो, न रोड बना, न 29 गांव वगड़े, और न ही उनका कब्रिस्तान बना। ये आपके देवेंद्र फडणवीस जी का वादा था। आपको बहुत बड़ा झूठा बोल रहा है। झूठा बोल दिया नहीं, झूठा है। क्या कहना है आपको इस आरोप गंभीर है। नहीं, सुनो ना, एक तो विषय इनका और किसान का, इस गांव का किसान सुनो ना, आपने उठाया, सुनो ना समीर, एक तो ऐसा है, इनका और किसान का कुछ विषय नहीं है, पहली बात बहुजन विकास आघाड़ी का। दूसरा विषय इनका, सुनो ना, जिस तरीके से भाषा ये यूज करते हैं, इनसे बहुजन विकास आघाड़ी का चरित्र पता चलता है। किस चरित्र के वो लोग बहुजन विकास आघाड़ी, किस तरीके का चरित्र बहुजन विकास आघाड़ी का है, वो पता आपको चलता है। आप तो वादा करते हैं। नहीं, सुनो ना, सुनो, आप तो सुनो ना। 29 गांव का जो मुद्दा है वो कोर्ट में है, कोर्ट में कौन लेके गए? लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी को ये कोर्ट में का मुद्दा बोलना चाहिए, उनको ये नहीं बोलना चाहिए मैं वगड़ूंगे तो 1 महीना 30 दिन का टाइम लिया था, वो इलेक्शन में उनको शिवसेना को हराना था, और सारे सुनो
विषय एक मिनट विषय विषय किसानों का 29 गांवों का मुद्दा है ना। सुनो ना, वही बता रहा मैं हूँ। उसके बारे में बोलता हूँ। सुनो ना, सुनो मैं खुद हाँ बोलिए। एक तो मनोज बोल रहा है कि मैं किसान हूँ, इन्होंने प्रामाणिक से बोला कि मेरे परखों लोग खेती करते थे, किसान का बेटा हूँ। इन्होंने बोला मैं किसान है, मैं तो पूरा प्रूफ बताया कि मैंने फॉर्म भरा नहीं। सुनो, मैं खुद किसान हूँ। सुनो, मैं खुद इनकम टैक्स भर रहा हूँ। सुनो, मैं खुद शिरीष जी को यही बता रहा हूँ कि शिरीष जी अगर इनकम टैक्स भर रहे तो ये 2000 है ना, इनके लिए उन्होंने फॉर्म नहीं भरना चाहिए। अगर आता है तो उसको बंद करना चाहिए। मैं इनकम टैक्स पेयर हूँ, मैं ये 6000 रुपए नहीं ले रहा हूँ। मैं किसान हूँ लेकिन मैं इनकम टैक्स पेयर हूँ। किसानी आज भी करते हो। अरे किसानी करते हैं लेकिन इनकम टैक्स मेरा पे इनकम करते टैक्स हैं। फिक्स इनकम नहीं है मेरा। सुनो, मैं नौकरी नहीं करता हूँ। सुनो ना, मैं बिजनेस करता हूँ। इनकम मेरा टैक्स पे अगर करते हैं तो ये नहीं लेना ये चाहिए मुद्दा। व्यक्तिगत ये देखो, व्यक्तिगत- सुनो, 29 गांव का विषय के बारे में मैं बोल रहा हूँ। एक बात क्लियर कर देता हूँ। 29 गांव का विषय कोर्ट में था और आज भी कोर्ट में है। उसके ऊपर एफिडेविट देने का विषय था कि गांव का जो गांव निकालने का विषय है उसका एफिडेविट देवेंद्र जी ने 1 महीने के अंदर सबमिट भी किया एफिडेविट का। और उसी एफिडेविट देने के बाद में आज जो नोटिफिकेशन चल रहा है वो देवेंद्र जी का जो एफिडेविट दिया है उसी के ऊपर चल रहा है। रही बात जो किसान की बात बहुजन विकास आघाड़ी कर रही है, इन्होंने किसान का जो हमारा जो उपज है उसको बेचने के लिए कितनी मार्केट बनाई है शहर के अंदर, वो पूछो ना। किया तो उन्होंने कहा शहरीकरण हो चुका है। अब मैं मयूरेश जी पे आऊंगा। मयूरेश जी, क्या कहना है आपका जिस तरीके से ये चल रहा है डिबेट, इसमें लगातार टिप्पणियां 29 गांव की आई, उस तरह से जो लकीर खींची गई उस पर भी उत्तर दिया। उन्होंने कहा शहरीकरण हो गया इसलिए बहुजन विकास आघाड़ी मंडी नहीं बना पाई। तो क्या आपको लगता है क्षेत्रीय सत्ता, केंद्र की सत्ता और जो कानून इस समय है उसके जिम्मेदार वाकई में हैं ये लोग, जो इस तरह से कानून है और क्षेत्र में मंडियां नहीं बन पाई? इन्होंने मनोज जी ने सीधा आरोप लगाया। अगर केंद्र और राज्य की सरकार की ओर से कुछ अच्छा होता है तो वो हम करते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार दूसरे हैं। ऐसा बोलना मुझे उचित नहीं लगता। नहीं हुआ है ये सच बात है। अगर आप किसान, कामगार सभी के हितों के लिए काम करना चाहिए, पर किसान को जैसे एपीएमसी को कुछ वसई में जुचंद्र में उसका आरक्षण भी है, तो वो नहीं ससुनगर हाईवे में कुछ तो वो होना चाहिए था किसानों के लिए। जो वसई की जो किसान है अभी भी यहाँ खेती होती है, पूरे साल खेती होती है। और आप अगर देखेंगे तो वसई की किसानों को जो फसल है उसको अच्छी मांग भी है। तो किसानों के विकास पे ध्यान देने की जिम्मेदारी सभी की है, सत्ता पक्ष की भी है और विरोधी पक्ष की भी है। आपके हिसाब से यह जो विधायक है, उसका आखिरी सवाल है मेरा आपसे, समर्थन करते हैं आप पत्रकारिता के नाते और एक समाजसेवी के नाते, आप समर्थन करते हैं? किसका समर्थन? इस विधायक का, जो ये विधायक पारित हुआ है, इस नहीं, कानून का आप व्यक्तिगत रूप से किसानों के पक्ष मैंने तो पूरा विधेयक का अभ्यास नहीं किया है, पर मैंने पहले भी कहा कि सबको साथ लेकर सबको विश्वास करते हैं कि नहीं, सबको मैं मोदी जी को समर्थन जरूर करता हूँ एज ए इंडिविजुअल, पर सबको साथ लेकर सबके सहमति से जो आज आंदोलन कर रहे हैं वो भी किसानी है, वो पाकिस्तान से तो नहीं आए, तो उनको साथ लेकर उनका जो समाधान करके मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए। और वो मोदी जी जरूर करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो सभी वर्ग विशेष के साथ सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, ऐसा उनका नारा है। तो मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि वो सबको साथ में ले, सबसे विश्वास करे, बात करे। और जो हमारी सभी विरोधी विपक्ष की पार्टियां हैं उनका भी सभी पार्टियों की एक मीटिंग लेकर और किसानों के साथ, और मुझे विश्वास है कि जरूर इस पर रास्ता निकलेगा और ये जो आंदोलन है खत्म होगा और सबका समाधान होगा। ये बलवंत जी, क्या कहना है आपका कि ये जो उत्तर आए अभी? मी तर स्पष्ट म्हणेन की आपला विषय एक आहे आणि चालले भरकटत दुसऱ्या ठिकाणी, त्यामधलं ते वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम आहे, वेळ आहे, फुकट। मुख्य मुद्दा कुठला आहे? किसान। आपके हिसाब से आप विधायक का विरोध करते हैं? विरोध आहे, कारण का माहिती जिस तरीके से आहे? आंदोलन हो रहा है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से किसानों के ऊपर बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से मनोज जी कह रहे हैं, वो सारी बातें जायज़ है? नाही, हे साफ सगळं खोटं आहे आणि चुकीचं आहे। मुख्य मुद्दा काय माहिती आहे याच्यामध्ये? राजकारण काय आहे? मला असं वाटतं जे APMCमध्ये जी अब्ज रुपयाची उलाढाल व्हायची, APMC मार्केटमध्ये जी अब्ज उलाढाल व्हायची, त्या बाबतीत काहीतरी ह्या लोकांनी सगळं वर्कआउट केलं असावं। समजलं, वर्षाचं एवढं अब्ज रुपयाचं उलाढाल आहे, म्हणून असं वाटतं
की हा पैसा तिकडे फिरवायचा कुठे कॉर्पोरेट्सला आणि डायरेक्ट डिलिंग करायचं कॉर्पोरेट्स टू शेतकरी असं वाटतं. म्हणजे मधले एपीसीएम यांचा जो शेअर होता की जे काय असेल त्यांचं इन्कम किंवा प्रॉफिट किंवा काय फायदा तो बाजूला ठेवायचा असं होऊ शकतं आणि डायरेक्ट डिलिंग करणं कॉर्पोरेट्स ते कॉन्ट्रॅक्ट कोणा शेतकरी म्हणजे शेतकरी मेला आणि ते आम आदमी जे ग्राहक आहेत ते महागाईच्या भावाने ते खरीदणार आणि प्रॉफिट कोणाचं हे राजकारणी पॉलिटिशियन्स आणि हे कॉर्पोरेट्स मोठमोठी. असं झालेलं आहे. एक बात कहता हूँ कि ये इसमें ये फायदे और नुकसान क्या है वो भी समझ के लेना चाहिए. ये भी सबको मैं कहूँगा कि कोई भी पार्टी ना चाहे बीजेपी या विपक्ष किसी का भी मत सुनो, विधेयक का कानून का अभ्यास करो और फिर लोगों ने अपनी राय बनानी चाहिए. अरे इतना दिन इतना मीटिंग में समझा नहीं पा रहे लोग, ये कौन सी बात कर रहे हैं समझाने के? समझाने तो नहीं रहे लोगों. किसानों ने अभी एक ही बात बोर्ड लगा दिया है, उन्होंने बोला है कानून वापस लेंगे, यस और नो, इतना ही जवाब दो, नहीं तो हम बात नहीं करने को तैयार नहीं है. इसलिए ये बात पे आपको बताता हूँ पिछले बीजेपी का कोई भी गली का नेता भी खुद को मोदी समझता है और राज्य का भी नेता मोदी समझता है और मोदी तो मोदी है ही. मोदी और सबको उल्लू बनाने का, देश के लोगों को उल्लू बनाने का काम. पहले से कांग्रेस ने ये जो बिल लाए हैं किसानों के खिलाफ उसका विरोध तो किया ही है, लेकिन जो पिछले 14-15 दिन से दिल्ली में देश के विभिन्न जगह से जो किसान आए हैं उनकी आपको बताता हूँ कि उनको वो क्या बोल रहे हैं वो ठीक से सरकार ने सुन के लेना चाहिए. ये जो सरकार है वो लोग चुन के देते हैं, तो लोग क्या करते हैं, किसान क्या कहते हैं वो सुन के लेना चाहिए और उनके हित में बात करनी चाहिए, ना कि अपनी मन की बात करनी चाहिए. ये इस पूरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस चर्चा में एक बात तो स्पष्ट है कि आज किसानों के साथ में खड़े रहने वाले लोगों की विपक्ष में बहुत संख्या है. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि इस कानून पर लगातार चर्चा की जा रही है, बातचीत की जा रही है, किसानों को आश्वस्त किया जा रहा है, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि वो आश्वासन नहीं निकल रहा है, उसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा है उस बातचीत का. अब ये देखना होगा कि विपक्ष किस प्रकार से इस आवाज़ को आगे बढ़ाता है, किस प्रकार किसानों के साथ मिलकर ये जो राजनीतिकरण का जो आरोप लग रहा है ये करता है या वाकई में किसान के साथ खड़ा होकर उस विधेयक को ठीक करने में अपना प्रयास करता है. अब देखना ये भी होगा कि किस प्रकार विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम सांस तक या अंतिम लड़ाई तक खड़े रहता है. आज के लिए इतना ही. इस चर्चा के साथ में आगे और भी विषय पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे. आज की इस चर्चा को विराम देते हैं. मैं आए हुए सभी आगंतुकों को, सभी व्यक्तियों का ससम्मान मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे एक बुलावे पर वे आए. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.